देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 3.7 चैप्टर थर्ड, ठीक है। और क्लास जो है क्लास 10th के लिए है। ये जो आपको रिवाइज सिलेबस हुआ है उसके हिसाब से तो एक्सरसाइज 3.3 तक ही है, लेकिन ये जो पुराना सिलेबस था उसके हिसाब से जो एक्सरसाइज थी 3.7 ये है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इस वजह से हम आपको करा दे रहे हैं, ठीक है। तो बाकी आप अगर 3.3 तक देखना चाहते हैं तो जब जहाँ 3.3 तक है वहाँ तक आप, इसके आगे नहीं देखना चाहते तो नहीं देखें। लेकिन ये क्वेश्चन कर लेंगे तो इससे आपको आइडिया रहेगा कि जो लीनियर इक्वेशन में और कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब जो है मेरा ये क्वेश्चन नंबर देख लो। पहला जो है एक्सरसाइज का 3.7 में इसने बोला है कि जो एज है अनी एंड बीजू की, उनका डिफरेंस जो है 3 साल का है। यानी अनी और बीजू जो है उनके बीच का जो एज का डिफरेंस है वो 3 ईयर का है। और दूसरा बोल रहा है कि जो अनी के फादर हैं धर्म, जो उनकी एज है वो अनी की एज की 2 टाइम्स है, ठीक है। और ये बोला है कि बीजू एज जो है बीजू बीजू जो है जो उसकी सिस्टर है कैथी, उसका ट्वाइस है। यानी धर्म का जो अनिल का जो अनिल के फादर हैं धर्म, वो अनिल के एज का ट्वाइस हैं। और जबकि जो बीजू हैं वो जो उसकी बहन है सिस्टर जो जिसका नाम कैथी है उसका ट्वाइस है। अब आपको बताना है कि द एज ऑफ कैथीज, सॉरी इसमें बताया कि जो एज ऑफ कैथी है और धर्म का है। धर्म कौन है? अनी के फादर, उनकी, और कैथी कैथी कौन है? बीजू की बहन। इनके बीच का जो एज का डिफरेंस है वो 30 ईयर है। तो फाइंड करना है आपको एज अनी एंड बीजू, ठीक। क्वेश्चन में पहले बोला है कि हमारे पास जो अनी है माइनस बीजू, ये 3 साल का डिफरेंस है, या फिर बीजू माइनस अनी, इनका डिफरेंस 3 साल है। क्योंकि इसमें ये नहीं मेंशन किया गया है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, केवल ये बताया गया है कि जो डिफरेंस है वो उनके बीच का डिफरेंस जो है वो 3 साल का है। तो पहला केस बनेगा कि ए माइनस बी हो सकता है, यानी अनी की एज ज़्यादा हो बीजू की एज कम हो। दूसरा हो सकता है कि बीजू की एज ज़्यादा हो अनी की एज कम हो, ठीक। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी आपकी। फिर दूसरी इक्वेशन ये बनेगी जो उसने बोला है कि अनी के जो फादर हैं, अनी के फादर जो धर्म है, धर्म लिख दो, उसके नीचे ये लगा दो, इससे आइडिया रहेगा कि जो अनी के फादर हैं वो धर्म है। जो इनकी एज है वो अनी की एज का ट्वाइस है। अनी की एज अगर ए है तो उनके फादर की एज 2a होगी। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। फिर इसके बाद इसने बोला है कि जो बीजू है, बीजू की एज हमने बी मानी है अगर, तो बीजू जो है वो अपने, अब जो उसकी सिस्टर है कैथी उसका ट्वाइस है, तो यहाँ से 2c हो सकता है। या फिर आप लिख सकते हैं जो सी कैथी की एज है वो बीजू की एज का आधा है। एक इक्वेशन ये बन जाएगी 3। फिर उसके बाद ये बोला है कि जो कैथी है और धर्म है, कैथी कौन है? बीजू की बहन है, और जो धर्म है वो कौन है? अनी के फादर हैं। तो इनके बीच का जो एज का गैप है वो 30 ईयर है। देखो कैथी जो है सिस्टर है किसकी है? बीजू की। और कैथी जो है बीजू के एज का आधा है, ठीक। और धर्म जो है फादर है किसके? अनी के, ठीक। उनके बीच का डिफरेंस 3 है। तो ये तो होगा नहीं कि जो कैथी है वो बड़ी हो, कैथी बड़ी तो हो नहीं सकती। कैथी कैसे? कैथी खुद ही बीजू की एज का आधा है, और जो बीजू और अनी के एज का गैप वो 3 ईयर का है। और जो अनी है, अनी जो है, अनी के जो फादर हैं ये इन सबसे बड़े होंगे ना। तो यहाँ पे जो इस लाइन से हम जो निकालेंगे डिफरेंस, उसमें बता देंगे जो धर्म की एज है जिसको डी ए माना है, माइनस जो कैथी की एज है जिसको सी माना है, इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 3 साल का है। अब ये ना कहना कि यहाँ पे तो आपने बता दिया कि ए माइनस बी
3 होगा या B-3 होगा, ठीक है। और यहाँ पे तो आपने सीधे बता दिया कि ये B-A होगा। ऐसा नहीं, इसमें जो है अनी और बीजू की एज का डिफरेंस 3 है, ठीक। इसमें ये हम नहीं बता सकते किसका डिफरेंस, किसका कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, इस वजह से हमने 2 केस बनाए। लेकिन जो कैथी और धर्म है, धर्म फादर है किसके, अनी के, और जो कैथी है सिस्टर है किसकी, बीजू की। और सिस्टर जो है वो बीजू की खुद ही, जो बीजू की एज है उसका आधा एज है उसकी, कैथी की। तो इतना कॉमन सेंस लगाना होगा ना कि धर्म की एज ज़्यादा होगी और कैथी की एज कम होगी, इन दोनों का डिफरेंस 30 होगा, है ना। ये ना बोल देना अरे सर जी ये कैसे बता दिया आपने, ठीक। इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि फादर ज़्यादा एज के होंगे एज कंपेयर टू बीजू की जो सिस्टर है उससे। इसको ज़्यादा हवे में न ले लेना कि यार ये समझ नहीं आया। तो ये क्वेश्चन मेरी 4 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके, जैसे यहाँ से डी ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 2a है, और जो बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है b/2 है, उसको इस यहाँ पे पुट कर देंगे तो डी ए की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं 2a, और यहाँ पे क्या है सी की जगह लिख सकते हैं -b/2, ये हो जाएगा 30। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा 4a माइनस, ठीक, ये एलसीएम जाएगा इधर, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये b आएगा माइनस का, और ये 60 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी ये। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 1 का पहले ये वाला पार्ट ले लेंगे तो इससे सॉल्व कर देंगे, फिर उसके बाद इसको ले लेंगे तो इससे सॉल्व कर देंगे। तो पहले इससे ए और बी की वैल्यू निकाल लो, फिर इससे बी की वैल्यू निकाल लो, ठीक। तो हमारे पास आ जाएगा क्या है। अब इसका सोल्यूशन देख लो। तो सोल्यूशन में क्या करोगे, सबसे पहले मान लोगे कि जो अनी की एज है और बीजू की एज है वो क्या है, ए और बी है। एनी की एज को माना हमने ए और बीजू की एज को माना बी रिस्पेक्टिवली, और एज ऑफ जो फादर अनी के हैं उसको हमने डी ए मान लिया, और जो सिस्टर किसकी है, सिस्टर किसकी है, ये बीजू की सिस्टर, बीजू सिस्टर जो है वो उसकी एज हमने मान ली सी। ये अनी की सिस्टर नहीं है, ये बीजू की सिस्टर है। बीजू सिस्टर जो एज है वो हो गई सी। अभी हमने मॉड इस वजह से लगाया है कि यहाँ पे एक बार b माइनस से लिख सकते हैं, एक बार a माइनस भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे लिख दें ऑब्लिक करके b माइनस a, ऐसे भी मॉड लगा सकते हैं। मॉड लगाने का मतलब होता है इनका डिफरेंस चाहिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है इससे मतलब नहीं है। तो इससे हमारे पास बन जाएगा, ठीक है, ये 3। तो सबसे पहले क्या है, और उसके इसमें जो है डी ए बराबर 2a, b बराबर c/2, यहाँ से हम c बराबर कर सकते हैं b/2। अब इसको पुट करके सॉल्व करना है और वैल्यू निकालना है। तो पहले केस में क्या मानेंगे, पहले केस में मान लेंगे कि जो अनी है उसकी एज बीजू से ज़्यादा है, तो a माइनस बी बराबर 3 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 और 3 को सॉल्व कर देंगे। इक्वेशन 4 और 3 से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो a और b की वैल्यू है डी ए बराबर 2 है और c बराबर क्या है b/2 है, इसको पुट करेंगे तो एक इक्वेशन ये बनेगी। अब इक्वेशन 6 और इक्वेशन 5 इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू आ जाएगी 19 ईयर, और जब b की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 16 ईयर। तो पहले अनी की एज आ गई 19 ईयर एज और बीजू की एज आ गई 16 ईयर। दूसरा केस, जब बीजू की एज जो है अनी की एज से ज़्यादा है, बीजू की एज अनी की एज से ज़्यादा है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी b माइनस ए इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 6 और 7 को आपस में जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 21 ईयर और b की वैल्यू आ जाएगी 24 ईयर। तो एज अनी की हो जाएगी 21 और बीजू की हो जाएगी 24 ईयर एज, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसमें कह रहा है कि 1 से गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। मतलब 2 फ्रेंड हैं, एक आई मान लेते हैं मतलब मैं, एक यू, एक तुम एक फ्रेंड हो, ठीक। 2 फ्रेंड हैं, इसको मान लो x, इसको मान लो y, ठीक। क्या है, x रुपए इनके पास है और y रुपए इसके पास है, स्मॉल y है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर तुमने यानी y ने 100 रुपए दे दिए आई को,
टोटल रुपए इनके पास x और y हैं, और इसने बोल दिया कि अगर y ने x को 100 रुपये दे दिए, तो जब x को 100 रुपये इसने दे दिए तो x के पास पहले y के पास x रुपये थे, अब इसको 100 रुपये और मिल गए, किससे? y से मिल गए। तो क्या होता है कि जो I shall then become twice as rich you, मतलब y के पास कितने थे? कैपिटल Y के पास स्मॉल y रुपए थे, I के पास x रुपए थे। अब y स्मॉल y ने 100 रुपए इसको दे दिए, तो इसके पास x प्लस 100 y हो गए, 100 हो गए, ठीक, x प्लस 100, x प्लस 100। अब y के पास कितना बचा? y के पास तो y रुपए थे, लेकिन उसके पास 100 रुपए कम हो जाएंगे, ठीक, ये 100 रुपए कम हो गए। अब इसके बाद उसने क्या कहा है, अगर आपने हमको 100 रुपए दे दिए तो हमारे पास जो पैसे हैं वो जो तो आपके पास पैसे बचेंगे उसका ट्वाइस हो जाएंगे। ये बंद कहानी कह रहा है, यानी इसके पास जो पैसे हैं और जो उसके पास पैसे बचे हुए हैं उसका ट्वाइस हो जाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन बनने की पहली, ठीक। इसको सॉल्व करोगे, रीअरेंज करोगे, तो यहाँ पे x प्लस 100 इज इक्वल टू 2i माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 200 हो जाएगा, 200। अब इसको क्या करोगे, y को राइट साइड पे भेज दो, x माइनस 2i सॉलिड लेफ्ट साइड में भेजना है, और 100 को राइट साइड पे ले आओ तो यहाँ माइनस 200 है, तो माइनस 100 इधर राइट साइड पे आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा। एक इक्वेशन ये आपकी बन जाएगी, ठीक। अब अगली इक्वेशन कैसे बनेगी? दूसरी कंडीशन इसमें बोला है कि दूसरी कंडीशन बोला है, एक मिनट, दूसरी कंडीशन बोला है कि इफ यू गिव मी 10, दूसरी कंडीशन बोला है कि इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम एज रिच यू। पहले बोला 1 से गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच यू। फिर उसके बाद बोला, दूसरे ने बोला अदर, ये पहले एक ने बोला, दूसरे ने बोला अदर, इसने कहा यू ने कहा अगर तुम हमको 10 रुपए देते हो, यानी y को x जो i है वो 10 रुपए दे दे, अदर बोला ना इसने, सेम वाली बात नहीं है यहाँ पे, अदर। अगर y को i जो है 10 रुपए दे दे, यानी y के पास पहले कितने रुपए हैं? y रुपए हैं। अब y को 10 रुपए किससे मिल जाए? x से मिल जाए, तो 10 रुपए इसको मिल गए। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये 10, x के पास कितने बचे? पहले x दे, लेकिन पहले स्टार्टिंग में x रुपए थे, अब उसके बाद क्या हुआ, उसके पास 10 रुपए कम हो गए, क्योंकि 10 रुपए उसने y को दे दिए। तो उसने बोला है कि अगर तुमने हमको 10 रुपए दे दिए तो हमारे पास जो अमाउंट होगा वो तुम्हारे अमाउंट का 6 टाइम हो जाएगा। तो y के पास जो इस बार अमाउंट हो गया y प्लस 10, और जो x के पास अमाउंट हो गया x माइनस 10। और इसने बोला है कि जो x अगर आपने 10 रुपए हमें दे दिए तो जो हमारे पास रुपए है वो आपके जो 5 रुपए शेष बचेगा उसका 6 टाइम हो जाएगा। तो यहाँ y प्लस 10 इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब इसको रीअरेंज कर लो, तो यहाँ पे बचेगा y प्लस 10, ये मल्टीप्लाई कर दो अंदर 6 का, 6x माइनस 60 मल्टीप्लाई होगा तो। अब इसको रीअरेंज करो, 6x को क्या करोगे, यहीं पे रखो, 60x को इधर राइट साइड पे भेज दो, तो यहाँ पे 6x ऐसे ही रहेगा, और y को राइट साइड पे ले आओगे तो माइनस वाई हो जाएगा, और ये जो माइनस का 60 है इसको लेफ्ट साइड ले जाओगे तो प्लस का 10 के साथ ऐड होके ये 70 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन 2 और 1 को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन 1 को और 4 को सॉल्व करना है। ये लो, अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो अब देख लो, जब इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हमने मान लिया कि x के पास जो है लेट कैपिटल अमाउंट
जो कैपिटल अमाउंट है किसके पास, दो फ्रेंड के पास, एक के पास x रुपए है, दूसरे के पास y रुपए है। ठीक, तो पहली कंडीशन से हमने इक्वेशन ये बना ली, दूसरी कंडीशन से इक्वेशन ये बना ली। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लें 2y माइनस 300 और उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये कौन सा मेथड होता है मेरा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ठीक, उसका यूज करें। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो और कोई वो जो कौन सा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 170x। ठीक, और उसके बाद x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू जब इक्वेशन नंबर जो y की वैल्यू निकली उसमें इक्वेशन नंबर 1 पे y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40। तो इसके लिए क्या हो गया, हमारे पास जो फ्रेंड उनके पास पैसे हैं कितना है, जो दो फ्रेंड है उनके पास एक के पास 40 रुपये है, दूसरे के पास 70 रुपये है, 170 है। एक के पास 40, दूसरे के पास 170। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कोई डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस है, ये जो टोटल डिस्टेंस है वो d है। ठीक है, d डिस्टेंस है। इफ द ट्रेन वुड हैव 10 मीटर फास्टर, यानी पहले जो ट्रेन की स्पीड थी वो मान लेते हैं x किलोमीटर है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक, x किलोमीटर पर आवर, तो उसको a से b में ये जो डिस्टेंस हमारी ट्रेवल करता था d, उसको ट्रेवल करने में t टाइम लगता था t, और ये डिस्टेंस हमारी आ जाती थी xt। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर उसने 10 किलोमीटर अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, अगर उसने 10 किलोमीटर अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, यानी अभी स्पीड क्या थी, x थी, अब जो स्पीड कर देगा वो x प्लस 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर और ऐड कर दिया, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को बढ़ा दिया उसने, यानी x किलोमीटर में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को और बढ़ा दिया, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 10 किलोमीटर प्रति आवर की घंटे की स्पीड को उसने बढ़ा दिया। तो इस कंडीशन में उसको क्या करते हैं, उसको टाइम जो लगता है वो 2 घंटे कम लगता है। यानी पहले यहाँ पे वो टी मतलब टी आवर्स में पहुंच जाता था, टी मतलब 10 घंटे 5 घंटे जो भी आएगा टी आवर्स में पहुंच जाता था। लेकिन जब उसने स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ा दी है तो उसको क्या है 2 घंटे कम लगते हैं, यानी पहले टी लगता था तो अब कितना लगेगा t-2। तो यहाँ पे जो उसको टाइम लगेगा t-2 लगेगा। ठीक, ये यहाँ लिखो या वहाँ लिखो कोई दिक्कत नहीं। तो पहली कंडीशन में जब उसने जब स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर की घंटे की स्पीड से बढ़ा दिया तो उसको जो टाइम लग रहा है इस बार t-2 लगेगा। तो इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस आएगी क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस तो d रहेगी। और टाइम जो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितनी है x प्लस 10 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है स्पीड, टाइम कितना है t-2। तो इसको सॉल्व करोगे एक इक्वेशन बना लोगे, एक इक्वेशन यहाँ बन चुकी है, एक इक्वेशन यहाँ बन जाएगी। अब इसके बाद क्या कंडीशन है, दूसरी कंडीशन इसने बोला है कि अगर उसने अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर की घंटे पर जो है उसकी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को उसने कम कर दिया, यानी पहले x थी, अब उसने क्या किया इसमें 10 किलोमीटर की स्पीड को कम कर दिया, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को उसने कम कर दिया। तो इस जब उसकी स्पीड कम हो गई तो उसको टाइम क्या लगेगा, अगर हमारी स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम हमको ज़्यादा लगेगा। तो उसने बोला है कि जो उसको टाइम लग रहा है, जो पहले टाइम लगता था उसको उसके 3 घंटे और ऐड करो, यानी पहले उसको अगर 3 घंटे लगते थे तो उसको 3 घंटे और ज़्यादा लगते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारा टाइम आ जाएगा। अब हमारे पास वही डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है,
डिस्टेंस जो होती है वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है x -10, और जो टाइम कितना है t + 3। ये इक्वेशन नंबर हो गई थर्ड। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 सेकेंड और थर्ड का यूज करके डिस्टेंस कितनी कवर की है इसने ट्रेन ने, ये आपको निकालना है। इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब देख लो, सबसे पहले क्या करोगे, लेट कर लोगे जो स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो x km/h है, और जो डिस्टेंस ट्रेन के द्वारा ट्रेवल की जा रही है t टाइम पे, वो हमारी d km/h है। यहाँ पे t टाइम लिख दें, t आवर्स लिख दें, वही बात है। ठीक, अब हमको ये पता है जो स्पीड होती है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस क्या आ जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो स्पीड इनटू टाइम। एक इक्वेशन ये आपकी बन गई। और जो क्वेश्चन में पहली कंडीशन दी थी, जब उसने 10 किलोमीटर अपनी स्पीड को बढ़ा दिया तो उससे उसका जो टाइम t1 था वो बन जाएगा t-2, और जो स्पीड थी x + 10 बन जाएगी। तो यहाँ से डिस्टेंस का फार्मूला लगाओगे x + 10 इंटू t-2। जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा xt + 10t - 2x - 20। तो एक इक्वेशन यहाँ पे बन गई। इक्वेशन नंबर सेकंड कंडीशन लगाओगे तो जब स्पीड हमारी क्या हो जाएगी x - 10, और जो टाइम है t2 जो है t + 3। अब इसको जब सॉल्व करोगे, डिस्टेंस क्या आएगी, स्पीड इंटू टाइम, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, तीनों इक्वेशन पहले, सबसे पहले इक्वेशन 1 से इक्वेशन सेकेंड और थर्ड में d की जगह रख देना है xt। ठीक है, जब d की जगह xt रख दोगे तो यहाँ से ये कट जाएगा। पहली इक्वेशन मान लो थर्ड में अपने रख दिया d = xt, तो यहाँ पे रखो तो xt इज इक्वल टू xt, और फिर क्या है माइनस का 10t और प्लस का 3x माइनस का 30। यहाँ से xt कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 3x - 10t इज इक्वल टू 30। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। अब सेकेंड इक्वेशन में रख दो d = xt। अब इसमें पुट करोगे तो यहाँ पे xt, ये xt है, माइनस xt इज इक्वल टू xt - 2x + 10 - 20। यहाँ से 10t ये कट जाएगा ना, xt, तो यहाँ से 10t - 2x इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन हो जाएगी। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो, एडिंग कर दो। ऐड करोगे तो ये माइनस का 10t है, ये प्लस का 10t है, दोनों कट जाएंगे। ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 3x है, तो एक x बचेगा और दोनों ऐड हो जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50 km/h। अब x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में या 5th में रख दो, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी 12 आवर। अब 12 आवर आ गई, हमारे पास डिस्टेंस क्या है, t इज इक्वल टू x इंटू डी। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 600 km/h। तो जो ट्रेन है वो 600 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अब क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसमें कह रहा है कि द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। मतलब क्लास में बच्चे हैं, उनको हमको क्या करना है, रो में खड़ा करना है। पहली कंडीशन क्या है कि यदि 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा, कब होंगे इन अ रो, मतलब 3 स्टूडेंट आपके रो में एक्स्ट्रा हो जाएंगे। उसके लिए कंडीशन है देयर वुड बी 1 रो लेस। अगर आप जो है इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, किसी भी रो, जैसे एक रो ये बना दी, दूसरी रो ये बन गई, तीसरी ये बन गई, किसी एक रो में अगर आपने 3 बच्चे एक्स्ट्रा दे दिए, यानी यहाँ पे हमको 5 देना था, यहाँ पर भी 5 देना था, यहाँ इस रो में भी 5 देना था, लेकिन जो ये जो रो बन रही थी इसमें हमने 8 दे दिया। यहाँ पे 5 देना था लेकिन हमने 8 दे दिया। तो उस कंडीशन में जो हमारे पास रो बनेंगी, पहले अगर हमारे पास कितनी रो बन रही थी, पहले हमारे पास 5 रो बन रही थी, 1 2 3 4 5। तो इस केस में कितनी रो बन पाएंगी, 1 2 3 4, यानी जो एक रो है वो कम हो जाएगी। ये पहले 5 रो बन रही थी, तो अब कितनी बनेंगी, 4 बनेंगी, पहली कंडीशन। फिर उसके बाद दूसरा का, इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन अ रो। अब हम क्या करें, 1 2 3 4, ये पेन ही नहीं चल पा रहा है यहाँ पे, 1 2
3 4 5, 5 रो बनाना है हमको, मान लेते हैं अभी, है ना। अब हमने क्या किया, सब में अगर इक्वल बच्चे दे दें, एक्स 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 दे दें तो 5 रो बन जाएंगे। लेकिन हमने क्या किया, किसी एक रो में 3 बच्चे कम कर दिए। जब किसी एक रो में 3 बच्चे कम कर दिए तो हमारे पास जो रो है देयर विल बी 2 रो मोर। तो उस केस में बननी थी 5 रो, लेकिन हमारे पास कितनी रो बन गई, 7 रो बन गई। ठीक, क्वेश्चन समझे, फिर से समझा देते हैं, फिर से समझो, समझ नहीं पाओगे इसे। क्योंकि हमने एक रो पे घटा दिया ना, इस वजह से। देखो पहले आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 1 2 3 4 5 रो बनती है जब हम प्रत्येक रो में बच्चों को कितना देते हैं कि जो बच्चे हमारे प्रत्येक रो में एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। ठीक, पहली कंडीशन उसने कहा जब हम क्या करते हैं कि सारे जितने भी रो हैं उनसे बच्चे एक एक रो से 3 3 बच्चे कम करते हैं, इससे भी 3 कम हो जाए, इससे भी 3, इससे भी 3, इससे भी 3। तो इस केस में क्या होता है, एक्स्ट्रा करना है, सॉरी ये पहले केस में एक्स्ट्रा करना है यानी ऐड करना है, यानी 3 इसमें ऐड कर दें, 3 इसमें ऐड कर दें, 3 इसमें ऐड कर दें, 3 इसमें ऐड कर दें। हमारे पास रो कितनी है, 1 2 3 4 5। ठीक, अब हमने क्या किया, 3 3 बच्चे हर रो में एक्स्ट्रा कर दिया है। तो उस केस में क्या होता है, जो रो बनती है 1 2 3 4, यानी जब रो पहले हमारी बन रही थी 5, लेकिन इस कंडीशन में जब हमने 3 3 बच्चे हर रो में एक्स्ट्रा कर दिया तो हमारे पास रो बनेंगी केवल 4। यहाँ पे 5 बन रही थी, यहाँ पे बनेंगी 4, तो ये 4 बनेंगी। पहली कंडीशन बनेगी ये। दूसरी कंडीशन ये है कि हम क्या करें कि जो रो है, रो हमारे पास 5 बन रही है, कब, जब हमने एक्स एक्स बच्चे दिए सब में, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी एक्स है, 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 यहाँ पर भी एक्स है। लेकिन हमने क्या किया, 3 3 बच्चे कम कर दिए हर रो से, पहले एक्स्ट्रा किए, अब 3 बच्चे कम कर दिए। यानी हमारे पास जब 3 3 बच्चे कम कर दिए तो हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास इसमें कितने बच्चे आ गए, x-3, इसमें कितने आ गए, x-3, इसमें भी x-3, ऐसे करके सब में x-3। तो उस केस में पहले हमारे पास 5 रो बन रही थी, अब हमारे पास रो कितनी बन गई, ये 7 रो बन गई, यानी 2 रो ज्यादा हो गई। क्वेश्चन समझ गए। अब आपको फाइंड करना है कितने स्टूडेंट हैं इन अ क्लास। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने ये बोला है कि आपके पास कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों को रो में आपको लगाना है। अगर आपको रो में लगाना है तो पहली कंडीशन है कि रो में लगाने के बाद बच्चे कितने, तो उसमें पहली कंडीशन बताई कि अगर जितने भी रो में पहले बच्चे कुछ ऐड थे मान लेते हैं, उसके बाद हमने क्या किया, हर रो में 3 बच्चे और ऐड कर दिए, यानी उसी बच्चे से निकाल के 3 3 बच्चे ऐड कर दिए एक्स्ट्रा। तो उस केस में क्या होता है कि एक रो कम हो जाती है। दूसरा केस हमने ये किया कि क्या किया कि जो बच्चे मेरे एक्स थे हर रो में, उससे 3 3 ज़्यादा, 3 3 कम कर दिए। यानी पहले हमारे पास जैसे एक्स खड़े, एक रो में एक्स स्टूडेंट थे, तो हमने क्या किया, x-3 बच्चे कर दिए, 3 3 बच्चे उससे निकाल लिए। जब ये करते हैं तो हमारे पास 2 रो और बन जाती हैं। ठीक, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो कहना चाहता है। तो इसमें देख लो, सबसे पहले हमने मान लिया लेट x जो है मेरा भी नंबर ऑफ रो, x जो है नंबर ऑफ रो है, y जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो। अब आपके पास रो जो है बता दिया गया कि 5 है, और एक जो एक रो में है बच्चे कितने हैं, 7 बच्चे मान लेते हैं। आपके पास रो जो है वो 5 है, और जो बच्चे प्रत्येक रो में है स्टूडेंट कितने हैं, 7 है। तो आपसे पूछा जाएगा टोटल बच्चे कितने हैं, तो आपको पता है कि एक रो में 7 बच्चे हैं, टोटल रो कितनी है, 5 है। अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही तो हमारे पास आ जाएगा कि हमारे पास 35 बच्चे हैं। ठीक, टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो यहाँ से पता चल जाएगा 35 बच्चे हैं। वैसे ही इसमें क्या करना है, पहले हमने मान लिया कि x जो है नंबर ऑफ रो है, y जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट है, तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा x y। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई, इसको इक्वेशन 1 मान लो, या फिर जो भी मानना है इसमें देख लेना। अब दूसरा केस क्या है,
इसको कुछ और मान लो क्योंकि ये नीचे माना गया, इसको मान लेते हैं कैपिटल ए। ठीक, दूसरा केस इसने बोला है, पहला केस बोला है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे। अब इसने कहा कि अगर जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट पहले हम रख रहे थे वाई, अब उसमें 3 और ऐड कर दें तो हमारे पास रो कितनी हो जाती है, जो पहले रो थी उससे एक रो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एक्स पहले रो थी, अब उसमें से एक कम कर देंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 3। वाई प्लस 3 कैसे हुआ कि y स्टूडेंट पहले थे, हमने 3 बच्चे और ऐड कर दिए तो ये हो गया। और ये क्या है, x पहले रो थी, अब उसमें एक रो कम कर दी तो x माइनस 1 हो गया। अब टोटल स्टूडेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो रो कितनी है x माइनस 1 और स्टूडेंट कितने हैं y प्लस 3। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये टोटल स्टूडेंट तो हमारे पास एक्स वाई थे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ से एक्स वाई कट जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी कंडीशन लगा दो। दूसरी कंडीशन में क्या बोला है कि अगर हम क्या करें, प्रत्येक रो से जो स्टूडेंट हमारे हैं 3 बच्चे कम कर दिए जाएं। पहले वाई थे, अब उसमें से 3 कम कर दिए जाएं तो स्टूडेंट कितने हो जाएंगे वाई माइनस 3। और उसकी रो कितनी हो जा रही है, 2 रो एक्स्ट्रा हो जा रही है। पहले एक्स रो थी, अब उसमें 2 रो एक्स्ट्रा हो गई। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ रो और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ रो एक्स प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ से एक्स वाई कट जाएगा तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। एक इक्वेशन ये बन गई, 2 हो गई। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकेंड और 1 से सेकेंड में 1 को घटा देना है, या फिर आपको 1 में सेकेंड को घटा दो, किसी एक को भी घटा दो। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3x है माइनस 2y माइनस 6 है, और ये पहली इक्वेशन में क्या था 3x है माइनस y है। तो सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, इसमें लिखा नहीं है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करो। इसमें अगर मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो यहाँ पे देखो 3x है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी 3x है। तो मल्टीप्लाई नहीं करते तो सीधे आप ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके बाद भी आपका क्या है, ये 3x कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3x है माइनस 2y बराबर 6 है, और यहाँ पर भी तो हमारे पास है 3x माइनस वाई। तो अब दोनों को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और वो जो इक्वेशन थी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना है, माइनस का 6। कहाँ गया, माइनस का 6, ये माइनस का 6 है। अब इसको घटा दो इसमें से, जब घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का y है, ये माइनस प्लस 2y है तो y बचेगा। y की वैल्यू हमारे पास 9 आ जाएगी। जब y की वैल्यू 9 आ जाएगी तो किसी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। जब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टूडेंट है, एक रो में 9 स्टूडेंट है और जो रो है कितनी, 4 है। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यही हमारे पास टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आपको एक ट्रायंगल दिया जा रहा है ABC, और उसमें बताया जा रहा है कि जो कोण C है वो तुम्हारा कोण B का 3 टाइम्स है, पहली कंडीशन। दूसरा इसमें बताया कि कोण 3B जो है वो बराबर है 2 टाइम्स कोण A प्लस कोण B। अब इनको सॉल्व कर लोगे, ये तो आपकी कंडीशन बन गई। कोण B, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2 कोण A प्लस मल्टीप्लाई 2 कोण B। अब इसको राइट साइड पे ले जाओगे तो यहाँ माइनस का प्लस का माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 3 है प्लस का, यहाँ माइनस वाला इधर आ जाएगा 2, तो यहाँ पे बचेगा कोण B। ये पता चला हमको कि जो कोण B जो है वो 2 टाइम्स है कोण A का, और यहाँ पे पता चल गया कि कोण C जो है वो 3 टाइम्स है कोण B का। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोण A जो है हमारा वो 1/2 है कोण B का। ठीक है, अब हमारे पास ये कंडीशन होता है, जो ट्रायंगल के कोण होते हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, ये सब जो होते हैं 180 के योग के बराबर होते हैं, ये हमको पता है। ठीक है, जब ये पता है तो हम क्या करेंगे, कोण A की जगह लिख दें 1/2B
कोण ए की जगह 1/2 कोण बी, और कोण बी को ऐसे ही लिख दें, और कोण सी की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण सी की जगह लिख सकते हैं 3 कोण बी, ये बराबर हो जाएगा 180 के। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखो ये क्या है 1 है, ये 3 है, तो ये 4 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, 4 में आधा और ऐड हो जाएगा, या फिर ये 4 कोण बी, ये बी है, प्लस 1/2 कोण बी इज इक्वल टू 180। अब इसका एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 8 कोण बी प्लस कोण बी, और ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका क्रॉस, तो ये 360, यहाँ से ऐड कर दोगे तो 9 कोण बी इज इक्वल टू आ जाएगा 36। यहाँ से काट दोगे तो यहाँ से कोण बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 40 डिग्री। तो कोण बी हमको पता चल गया 40 डिग्री, तो कोण ए कितना बचेगा, कोण ए कितना है, बी का आधा है यहाँ पे देखो, तो कोण ए जो आ जाएगा मेरा एंगल ए वो 1/2 ऑफ कोण बी की वैल्यू कितनी है 40 यानी कोण ए की वैल्यू आ जाएगी 20। अब कोण ए की वैल्यू आ गई और कोण बी की वैल्यू भी आ चुकी है, और कोण सी क्या है, एंगल सी जो है, एंगल सी जो है मेरा कितना है 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, एंगल बी कितना है 40, उसको 3 टाइम्स कर दो तो हो जाएगा 120। तो हमारे पास क्या हो गया, कोण ए और कोण बी और सबकी वैल्यू निकल आई, यही हमारा आंसर। देखो कोण ए की वैल्यू आ गई 40, सॉरी कोण ए की वैल्यू आ गई 20, कोण बी की वैल्यू 40, और कोण सी की वैल्यू जो आ गई, कहाँ गया, एक मिनट वेट करो आ जाएगा, कोण सी की वैल्यू आ गई 120। यही आपसे एंगल पूछ रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें जो हमने ग्राफ के लिए बताया था, ड्रॉ करना है ग्राफ फॉर द इक्वेशन, जो इक्वेशन दी गई 5x माइनस वाई बराबर 5 एंड 3x माइनस वाई बराबर 3। आपको डिटरमाइन करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइन, यानी जब ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कहीं करेंगी, कहीं पर भी इंटरसेक्ट करेंगी तो इससे क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, और जो ट्रायंगल बनेगा तो उसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं, यानी यहाँ के कोऑर्डिनेट, यहाँ के कोऑर्डिनेट और यहाँ के कोऑर्डिनेट, ऐसा कुछ बनेगा दोनों लाइन जब इंटरसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, पहली इक्वेशन को ले लो, उसके लिए सोल्यूशन टेबल बना लोगे। तो हम पहली इक्वेशन क्या है 5x माइनस वाई बराबर 5, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 5x माइनस वाई माइनस 5x माइनस 5। अब क्या करोगे, x की वैल्यू मान लेते हैं 2 है, जब x की वैल्यू 2 है लेट करते हैं ना इसमें, तो x की वैल्यू 2 इसमें पुट कर दोगे इसमें, तो यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और माइनस 5 है तो इसका मतलब हमारे पास 10 माइनस 5 बराबर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा कि y की वैल्यू आ जाएगी 5। फिर उसके बाद क्या है, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी, फिर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी इस टेबल से। तो बस हमें क्या है, ऐसी लाइन खींचनी है जिसको कोऑर्डिनेट क्या हो, पहला 2 और 5 हो, 2 और 5 हो, मान लेते हैं 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे आया कहीं, 5 यहाँ पे भी आया है ना, तो ये हो गया 2, 5, एक वो बन गया कोऑर्डिनेट। दूसरा क्या है कि x की वैल्यू 1 हो, x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 0 हो, तो एक ये हो गया, तो ये हो जाएगा मेरा क्या 1, 0। फिर उसके बाद क्या है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5 हो, तो ये -5 यहाँ पर कहीं आएगा, तो ये -5 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, ऐसी लाइन पास करना है जो इन तीनों पॉइंट से पास हो। लाइन हमको सीधी बनानी है, टेढ़ी नहीं बनानी, ठीक है, एक ही लाइन बन जाएगी। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद दूसरी इक्वेशन ले लोगे, दूसरी इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल लोगे, तो y की वैल्यू निकाल लोगे तो y बराबर आ जाएगा 3x माइनस 3। अब x बराबर 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी इसमें सॉल्व करने से, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो अब इससे एक लाइन पास होगी, जब इससे एक लाइन पास होगी तो देख लो, जो पहली लाइन पास हो रही थी वो ये लाइन थी मेरी, ये वाली जो है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और ये जो लाइन है नीचे वाली, ये लाइन कौन सी है 3x, क्या थी वो लाइन 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3। अब इसके कोऑर्डिनेट को देख लो कहाँ पे टच कर रहे हैं, बस वही हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट ये है, एक कोऑर्डिनेट ये है और एक कोऑर्डिनेट ये है ना, तो इनका जो ट्रायंगल बन रहा है वो ये बन रहा है, ये ट्रायंगल, ये और ये ट्रायंगल बीच में बहुत छोटा सा बन रहा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा रब कर दें,
ये जो है ये ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, ये ट्रायंगल बन रहा है ये ट्रायंगल ये, तो इसके कोऑर्डिनेट -5 0, कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0 -5, और एक ये होगा वर्टेक्स 0 -3, और ये एक ये होगा 1,0, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे इसके, ये यहाँ से यहाँ पे, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट लिख दिए। क्या आ गया माइनस, सबसे पहले ये लिख दिया 1,0, दूसरा ये लिख दिया हमने वर्टेक्स वाला -3, सॉरी 0 -3, और जो तीसरा बन गया वो बन गया 0, -5। ये देख लो 1,0, 0, -5, 0,3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको सॉल्व करना है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बस इसको सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे पी एक्स है प्लस क्यू वाई है बराबर पी माइनस क्यू है, और यहाँ पे क्या है क्यू एक्स है माइनस पी वाई है इज इक्वल टू पी प्लस क्यू है। तो आपको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लें, या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज कर लें, या फिर आप क्या यूज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके दिखाते हैं इसमें। तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले जो इक्वेशन है उसको जनरल फॉर्म में लिख लोगे। कैसे लिख लोगे, इस फॉर्म में लिखना होगा आपको, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। तो हमें क्या है, ये दिया हुआ है पी एक्स, इसको लिख दिया माइनस सॉरी प्लस क्यू वाई लिख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, मोटा ज़्यादा है, ठीक। और ये हो जाएगा माइनस, जब यहाँ पे रहोगे राइट साइड में, ये क्या हो जाएगा, अब इसको ये माइनस ये प्लस ये, तो या तो ये माइनस लगा दो और ये p माइनस क्यू कर दो, ठीक है, इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन रही, ये इसको देख लो, इसको क्या करोगे, इसको ये क्यू एक्स है, ये क्यू एक्स लिख दो, ये क्या है माइनस पी वाई है, इसको लिख दो, और यहाँ पे माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक्स वाला कोएफिशिएंट हमको लेना है, तो इसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे 1 मिनट के लिए, और हमें एक्स ऐसे लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे, जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यू का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, क्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, तो माइनस हम आगे लगा देते हैं, क्यू का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, माइनस ब्रैकेट में पी प्लस क्यू के साथ, तो माइनस हमने आगे लगा दिया उसमें पी प्लस क्यू, ठीक है। और इसके बाद ये क्या, माइनस पी का माइनस पी माइनस क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक माइनस पहले ही आता है इसमें, तो ये माइनस यहाँ बना रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पी ब्रैकेट में क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू, ठीक है। ये तुम्हारा एक्स हुआ। अब इसके बाद क्या है, वाई निकाल लो। वाई वाला जब निकालना है कोएफिशिएंट, तो हम क्या करेंगे, ये जो गोला है हमारा, अब इस बार इसके ऊपर लगा दो कि हमको इसके कोएफिशिएंट को टच नहीं करना है। जिसके ऊपर गोला लगता है उसके कोएफिशिएंट जो है उनको टच नहीं करना होता, ठीक है। यहाँ से y रख दो ऊपर, ये y रख दिया हमने ऊपर, ये y रख दिया, तो हमें क्या करना है, जो y के बाद जो रिमेनिंग बचा, ये क्या बचा माइनस p माइनस क्यू, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा q के साथ, तो हम क्या करेंगे माइनस इधर रख दें, p माइनस क्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है q के साथ, अब फिर माइनस लगाओगे, ठीक है। ये इसके साथ हो गया, अब ये इसके साथ होगा, देखो p का मल्टीप्लाई होना है माइनस p प्लस क्यू के साथ, एक माइनस पहले ही आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा p ब्रैकेट में p प्लस क्यू। एक इक्वेशन ये हो गई। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म पे जाना है। कांस्टेंट टर्म पे जाना है तो उसके ऑप्शन क्या रखना है, वो रखना है हमको। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म पे जाना है, तो ये इस वजह से कांस्टेंट टर्म को कवर कर लो। इसको कवर कर लोगे तो यहाँ पे 1 रख दो, जिसको हमने कवर किया है उसकी वैल्यू, उसके कोएफिशिएंट को टच नहीं करना ना। अब जो रिमेनिंग बचा, यहाँ से p और माइनस पी का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से पी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे q और यहाँ पे प्लस q है, लेकिन माइनस पहले ही होता है, तो माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इनको अंदर सॉल्व कर लो,
या फिर हम सीधे ले लें। क्या करोगे, पहला और तीसरा ले लें और आपस में सॉल्व भी करते जाएं। पहला तीसरा लोगे तो क्या आएगा, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। एक बराबर हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई, अभी नीचे क्या है, नीचे मल्टीप्लाई कर दो क्यू के साथ, माइनस क्यू पी और माइनस क्यू स्क्वायर। ये पी माइनस क्यू अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसके साथ होगा तो माइनस क्यू पी और इसके साथ होगा तो माइनस क्यू स्क्वायर। अब इसको देख लो, माइनस तो पहले बाहर है, माइनस के साथ इसके साथ होगा तो माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। और ये माइनस इसके साथ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो पी प्लस क्यू माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस पी इसके साथ जाएगा माइनस क्यू के साथ तो क्या हो जाएगा प्लस पी क्यू, बराबर कर दो, वाई डिवाइड कर दो इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई कर दो। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस तो यहाँ पे है, ये क्यू का अंदर करना है तो माइनस क्या आ जाएगा, माइनस पी क्यू। अब ये क्या माइनस अंदर जाएगा तो माइनस प्लस कर देगा, क्यू का मल्टीप्लाई भी करना है, प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसको देख लो, प्लस ये क्या है, पी जाएगा अंदर तो पी स्क्वायर हो जाएगा और पी इसके साथ जाएगा तो पी क्यू हो जाएगा। ये बराबर क्या आ गया 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस पी क्यू है, यहाँ पर भी माइनस प्लस पी क्यू है तो ये आपस में कट जाएंगे, ये माइनस के थे ये प्लस के थे। अब यहाँ से एक्स माइनस क्या कॉमन करोगे, माइनस का 1 कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कोई भी सीक्वेंस लगा दे, पहले पी को लिख दे फिर क्यू को लिख दे, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे माइनस पी क्यू है, यहाँ पे क्या है प्लस पी क्यू है, तो ये आपस में कट जाएगा। अब वाई डिवाइड क्या करोगे, ये क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचा, इसको ले लोगे, ये बराबर किसके आ जाएंगे 1 डिवाइड बाई माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, पहला और तीसरा ले लेना है। तो पहला और तीसरा जब लोगे, देख लो यहाँ पे नीचे, पहला और तीसरा लेना है सबसे पहले, इस पार्ट को लेना है और इस पार्ट को लेना है। तो यहाँ पे जब लोगे एक्स डिवाइड बाई माइनस बाहर है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आएगा 1 डिवाइड बाई माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस का, सॉरी प्लस, ये माइनस माइनस कट गया ना, ये इससे कट गया तो क्या बचा 1, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें क्या करना है, दूसरा और तीसरा ले लेना है। जब दूसरा और तीसरा ले लेना है तो वाई डिवाइड बाई पी प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर माइनस का 1 पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये काटोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे -1 बचा रहेगा तो वाई बराबर आ जाएगा -1। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। बस उसको सॉल्व करना था, आंसर निकालना था। देख लो जो 7वें का जो पहला क्वेश्चन है उसका आपका आंसर आ जाएगा कि वाई की वैल्यू मेरे -1 आ जाएगी और एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू +1 आ जाएगी। अब इसने क्या किया है, एलिमिनेशन मेथड यूज किया है, हमने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके दिखा दिया है, ठीक है। तो आप चाहे दोनों में कोई भी मेथड यूज करें। अब एक तो हमने क्या किया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको दिखाया, दूसरा ये एलिमिनेशन मेथड आपको हमने दिखा दिया कि ये ऐसे होगा। तो अब आपको क्या करना है, कोई एक मेथड लगा के एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना है। जब भी ऐसी कंडीशन हो कि कांस्टेंट टर्म आ रहे हो बीच में तो सबसे अच्छा मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड में उससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। कोई मेथड टफ नहीं है, लेकिन अपना जो आपसे अगर क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, उससे ही करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, 7वें का क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, एक इक्वेशन ये दी है, सबको एक्स वाई की वैल्यू ही निकालनी है। दूसरी इक्वेशन है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। अब आप इसको चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें चाहे एलिमिनेशन मेथड से करें, करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई, अब इसमें हमने क्या किया एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमको इक्वेशन जो 1 है उसको ए से मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 1 को ए से मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन बी को सेकंड को बी से मल्टीप्लाई करें। तो इससे हमारा क्या होगा, जब इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे
इक्वेशन 1 को, तो हमारे पास क्या होगा, ये ए बी हो जाएगा, ए बी वाई, और जब इसको बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए बी वाई, तो यहाँ से ए बी वाई कट जाएगा, ठीक। और यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बाद ये ए सी हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा। तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो एक्स की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी, दोनों को सेपरेट करने के बाद एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, देख लो इसमें क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स इंटू ए सी माइनस बी सी माइनस बी। तब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई सी ब्रैकेट में ए माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब जब इसकी वैल्यू को हमने पुट कर दिया तो से फर्स्ट में, तो वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी सी ब्रैकेट में ए माइनस बी प्लस सी ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यही आपका आंसर है। एक एक स्टेप दिखा दिया गया है कि कैसे सॉल्व हुआ है, इसको देख लेना। अगर आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर लेना या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेना, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, क्या आ रही है, सी कॉमन लिया गया है, ए माइनस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी का ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वाई की वैल्यू ऐसी आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही, हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम ले लेना है दोनों जगह। एलसीएम लेने के बाद हमें क्या करना है, एक्स और वाई को आपस में एलिमिनेशन मेथड यूज करें या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करें, किसी एक मेथड से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद वाई की वैल्यू निकल आएगी, यही हमारा आंसर होगा। तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले एलसीएम लिया तो हमारे पास ये बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0, ठीक है। तो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 से हमें यहाँ से या तो हम क्या करें कि बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई लिख दें, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालने और इसमें पुट कर दें, एक तरीका। दूसरा क्या करें कि हम दोनों को ऐड करना है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे बी वाई है, यहाँ पे ए वाई है, तो इस पहली इक्वेशन को क्या करें, बी से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे ए बी वाई हो जाएगा, यहाँ पर भी ए बी वाई होगा। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी। जब एक्स की वैल्यू निकल आएगी तो एक्स की वैल्यू को हम निकाल लेंगे, ए निकल के आएगी सॉल्व करने के बाद। अब एक्स की वैल्यू ए निकल आई तो ए की जो है हमको पुट कर देना है, ए है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पे। अब इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करोगे तो ये जो ए है ये, तो बी की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 1, ठीक। ए और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और बी। अब इक्वेशन नंबर क्या है, कौन सा है, 4th है, 7वें का। इसमें भी वही करना है हमें, एलिमिनेशन मेथड यूज करें या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, उसको यूज करके ए और बी की वैल्यू निकाल लेना। देखो पहली इक्वेशन बन जाएगी हमारी कैसे, जब इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करें मतलब अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इसको हम ऐसे कर दें कि पहले ए वाई को लिख देते हैं आगे, फिर उसका ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना दूसरी इक्वेशन का, तब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। पहली इक्वेशन को ऐसे ही हम लिख दें जैसे लिखा हुआ है, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दें, तो इससे निकल आएगा हमारे पास दूसरी इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन निकल आएगी और दूसरी इक्वेशन में क्या करोगे, एक दूसरे से घटा देंगे, तो सेपरेट करने के बाद हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी ए प्लस बी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये आया। अब इसके बाद क्या होगा, एक्स का जो डिवाइड कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी। जब एक्स की वैल्यू ए प्लस बी आ जाएगी, उसको इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से वाई की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी -2ab डिवाइड बाई ए प्लस बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी इसका जो 5वां पार्ट है वो देख लो। 5वें पार्ट में क्या है, 5वें पार्ट में 152 यानी 152x माइनस 378y इज इक्वल टू -74। अब इनको दोनों को आपस में, एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। अब इसमें क्या करना है, हमको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है सॉल्व करके, तो यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी। या फिर पहली इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज कर लें, वाई की कुछ निकाल लें, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल आएगी। जब एक्स की वैल्यू निकल आई 2, तो वाई की वैल्यू भी निकल आएगी। जब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 पे, तो यहाँ से वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक डायग्राम दिया जा रहा है, उसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना हुआ है ABCD
फाइंड करना है एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी अगर आपको सर्किल के अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है ऐसे करके कुछ, ये सब टच होगा यहाँ पे, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो उसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं, डायगोनल पे जो एंगल होते हैं, है ना, ऐसे ये जो एंगल होते हैं या अपोजिट एंगल या डायगोनल पे जो एंगल होते हैं, इनका जो समेशन होता है 180 होता है। यानी कोण ए प्लस कोण बी का जो एंगल होगा वो 180 बराबर होगा। ऐसे ही, सॉरी बी नहीं सी, डायगोनल पे सी है ना, ऐसे ही कोण बी और कोण डी का जो एंगल होगा, कोण बी प्लस कोण डी का जो एंगल होगा वो 180 के बराबर होगा। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है, जो अपोजिट एंगल होते हैं वो 180 के बराबर होते हैं। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, सॉल्व करना है। तो जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या बना, ए बी सी डी, तो इसमें ये एंगल यानी ए वाला एंगल और सी वाला एंगल, यानी हम क्या करेंगे 4y प्लस 20, ये 20 है और ये क्या है, इसको भी ऐड कर दो, जब ऐड करोगे तो माइनस का है, तो माइनस का 4x बराबर होगा 180 के। तब इनको क्या करोगे, रीअरेंज कर लो, तो यहाँ पे हमारे पास 4y माइनस 4x, अब ये क्या 20 को राइट साइड पे भेज दोगे तो ये बचेगा 160। एक इक्वेशन ये बन गई आपकी। दूसरी इक्वेशन, और ये एंगल बी और एंगल डी का समीशन 180, ये भी होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से। यहाँ से 3y, ये इसको 3y माइनस 5 प्लस ये क्या है माइनस का 7, माइनस का 7x प्लस का 5, ये भी बराबर होगा 180 के। अब इसको क्या करना है, रीअरेंज कर लो, तो ये 3y, यहाँ पे क्या है 5 है, माइनस का 5 है तो राइट साइड पे जाएगा, ये क्या है माइनस का 7 है, माइनस का 7x, अब ये माइनस का 5 ये प्लस का 5, तो ये आपस में यही कट जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 180। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमें क्या करना होगा, पहली इक्वेशन को, यहाँ पे देखो 3y है, यहाँ 4y है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 7x है, तो अब इसको क्या करें, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दोनों तरफ y के कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे पहली को, तो क्या हो जाएगा 12y माइनस कितना हो जाएगा 12y, ये क्या है 4x है, ये भी 12x हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा, जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 480। ये क्वेश्चन नंबर हमारी कुछ बन जाएगी, थर्ड मान लेते हैं। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा 12y, और माइनस का जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो ये 28x बराबर होगा, जब इसका 4 के साथ होगा तो ये कितना होगा 18 4 जा 18 4 जा होता है 76 होता है ना, 18 दूनी 36 72 होता है, 72 होता है, तो ये 720 हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों को सेपरेट कर देना, सेपरेट करोगे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये कट जाएगा। ठीक है, सेपरेट करने पे क्या होगा, दोनों को जब सेपरेट करेंगे तो एक होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये तो हाँ, तो हमारे पास ये माइनस का 28 है, ये प्लस का 12, सॉरी प्लस का 28 है, माइनस का 12 है, तो यहाँ पे बचेगा कितना 16 प्लस का, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का बचेगा आपके पास 480 में, यहाँ पे बचेगा कितना बचेगा, आप जब घटाएंगे तो 0 बचा, यहाँ से 12 से आपके पास 4 बचा, यहाँ पे 12 से 4 बचा, यहाँ पे बचेगा 240 माइनस का। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये पहले तो 4 बार में जाएगा, तो ये 6, ये 4 बचेगा, तो यहाँ पे x 15, यानी x की वैल्यू आ गई मेरे पास 15, माइनस का 15 आ गई। जब x की वैल्यू 15 आ गई तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और y की वैल्यू भी निकाल लो, y की वैल्यू निकालोगे तो किसी एक इक्वेशन पुट करके y की वैल्यू निकाल लोगे, तो जैसे इक्वेशन नंबर हम 1 पे ही पुट कर देते हैं, तब x की वैल्यू माइनस 15 आई है, तो y 4y, x की जगह माइनस 15 रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 को 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, यहाँ से 4y की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये कट जाएगा तो 100 बचेगा, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 25, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -15, y की वैल्यू 25। अब इसको x y की वैल्यू पुट करके एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी निकाल सकते हैं। तो जब एंगल हमें, जैसे एंगल हमको निकालना है, ये निकालना है एंगल सी, तो क्या करोगे x की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 है,
ये माइनस पहले ही से लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4 और ब्रैकेट में माइनस का 15, तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 16, यानी एंगल सी आ गया 16। अब एंगल सी के बाद एंगल बी भी निकाल सकते हैं, ए भी निकाल सकते हैं, डी भी निकाल सकते हैं। तो ये देख लो, सब इसको सॉल्व करोगे तो पहले तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, एंगल सी की वैल्यू जो आएगी आपके पास, कहाँ गया एंगल सी, देखो हम देख लेते हैं तो उस हिसाब से मेरे आइडिया हो जाएगी कि आंसर सही आया कि नहीं आया। तो ये एक्स वाई की वैल्यू तो आपके पास आ गई। अब एंगल आपसे पूछा है कि नहीं, ये भी तो देखो, इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो पहला एंगल हमारे पास निकल आएगा, ए की वैल्यू पूछा है इसमें एंगल ना, तो इसमें क्या है, ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60, तो अब ए की वैल्यू 60 आ गई, तो सी की वैल्यू क्या होगी, दोनों को आप जो आमने सामने होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट जो होते हैं 180 होता है, तो 120 आना चाहिए। सी की वैल्यू अगर 60 आ गई तो इसकी वैल्यू 120 आनी चाहिए। अब इसे पुट करो, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू हमारे पास 25 है, तो वाई की वैल्यू 25 है, तो 4 इंटू 25 प्लस 20, ये दिया हुआ है ना इसमें 20, इसको ऐड करोगे कितना आ गया 100 प्लस 20 यानी 120, बिल्कुल सही बात है। अब इसकी वैल्यू कैसे कैसे निकालोगे, वाई की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 25 माइनस 5, तो 75 माइनस 5, तो यहाँ पे आ जाएगी 70, तो इसकी वैल्यू 70 आ गई। जब इसकी वैल्यू 70 आ गई तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 110 आएगी। तो इसको करके देख लेना एक्स की वैल्यू पुट करके, तो यही हमारे आंसर हैं, क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए क्या होगा, हमारे पास जो एंगल ए निकलेगा वो कितना निकलेगा 120 डिग्री, सॉरी यहाँ पे लिख दें, एंगल ए निकलेगा 120 डिग्री, एंगल सी निकलेगा 60 डिग्री, एंगल बी निकलेगा 70 डिग्री और एंगल डी निकलेगा 110 डिग्री। यही आंसर है मेरा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा करा दिए गए हैं जिससे आपको लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने में दिक्कत ना हो। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, अब अगला चैप्टर अगले लेक्चर से स्टार्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।